अपना हीरो एक ऐसी जगह पहुंचता है जो एक गुफा जैसी लगती है और वहां हर तरफ लाशें और खोपड़ियां पड़ी हुई हैं। रे को वहां बॉब और केल जैसी दो लाशें दिखती हैं और लगता है जैसे जानवरों ने उनके सारे ऑर्गन निकालकर खा लिए हैं। पूरी तरह से उनके जिस्म पर कपड़ों और हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचता। अपना बंदा उनके कपड़े पहचान के लिए उतार लेता है और एक टोकरी में रख लेता है। बाद में रात को स्कारलेट यानी राय की मम्मी उसे डांटती रहती है कि वो ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर रहा, जबकि वो अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। जब वो कहता है कि इतना मत चिल्लाओ, तो उसकी माँ कहती है कि तू बड़ा जिद्दी हो गया है और उसे डांटने लगती है क्योंकि उसने अपने कपड़े भी गंदे कर लिए थे। जब रे कहता है कि वो कल प्रैक्टिस करेगा, तो स्कारलेट उससे परेशान हो जाती है और बताती है कि उसके पापा कुछ दिनों में घर आ रहे हैं, तो वो उनके साथ ट्रेन कर सकता है। अपना हीरो खुशी से उछल पड़ता है और अपने पापा को अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट्स दिखाने के लिए बेताब हो जाता है। उसकी माँ गुस्से से गुर्राती है और उससे कहती है कि अपना कंबल ठीक से ओढ़कर सो जाओ। वो इतना डर जाता है कि उसे समझ आता है कि इंसानी खून का डर असली होता है। उसके बाद आधी रात को रे की आंखें खुलती हैं और वो जागता रहता है। वो स्टोरेज रूम में जाता है और कपड़ों की वो बाल्टी उठाता है जो वो जंगल से लाया था, और एक और बाल्टी जिसमें खून भरा था। दूसरी तरफ बॉब और केल के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। उनकी माँ नीचे उतरती है, सोचती है कि इस वक्त कौन हो सकता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उम्मीद करती है कि उसके बच्चे होंगे और उनका नाम पुकारती है, लेकिन उसकी नज़र घर के सामने पड़ी किसी चीज़ पर जाती है और वो तुरंत पहचान जाती है कि उसके बेटे केल के कपड़े हैं। वो औरत कपड़े उठाती है और देखती है कि पैरों के निशान उसे कहीं ले जा रहे हैं। अपने बच्चों को ढूंढने के लिए वो उन निशानों का पीछा करती है और चिल्लाती है कि वो उन्हें लेने आ रही है, लेकिन वो निशान उसे जंगल के अंदर ले जाते हैं। जब उसे एहसास होता है कि बहुत अंधेरा है, वो अपनी लालटेन पकड़ती है और सोचती है कि अब और आगे नहीं जाना चाहिए। तभी उसे अपने बेटे बॉब के कपड़े एक पेड़ पर तने हुए दिखते हैं और वो उनका नाम पुकारते हुए उन्हें ढूंढने के लिए दौड़ती है। घबराहट में जैसे ही वो औरत उस पेड़ के पास आती है जहां राय छिपा हुआ था, वो रस्सी छोड़ देता है और खून से भरी बाल्टी सीधे उसके ऊपर गिरती है। खून से लथपथ वो औरत पागलों की तरह चिल्लाती और पूछती है कि ये किसने किया। तभी अपना बंदा पेड़ से नीचे कूदता है और सामने आता है और कहता है कि उसे पता था कि ये लाल बालों वाला श्रापित राक्षस ही होगा। माँ गुस्से से फट पड़ती है और उससे कहती है कि मेरे बच्चे वापस दो, उसे बदकिस्मती लाने वाला कहती है। जंगल में खड़े उन्हें खतरनाक जादुई जानवर घेर लेते हैं। जबकि राय अंधेरे में खड़ा रहता है, जानवरों से बेअसर, वो पीछे हटता है और वो औरत जंगल के जानवरों के जाल में फंस जाती है। जैसे जैसे वो गंभीर चेहरे के साथ पीछे हटता जाता है, वो उस औरत को जानवरों द्वारा मारे जाते हुए देखता है और खून हर तरफ फैल जाता है। अगले दिन शहर में लोग अफवाह फैलाते हैं कि श्राप असली है और टैलन परिवार से पंगा ना लेने का फैसला करते हैं। रे अपनी ट्रेनिंग वाली तलवार के साथ पीछे से आता है और गांव वालों को घूरता है जो उसके बारे में बात कर रहे थे। अपनी जान के डर से गांव वाले उससे अच्छा बिहेव करने की कोशिश करते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं कि वो ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करता है। जब वो चला जाता है तो गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। अपना लड़का सोचता है कि उसके बारे में नई अफवाहें हैं और इस बार उसे वो पसंद आई। घर पहुंचने पर रे अपने घर के बाहर बहुत सारे घोड़े देखता है और जोश में आ जाता है, सोचता है कि उसके पापा घर आ गए हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसता है, वो अपनी माँ को रोते हुए देखता है। ये सोचकर कि उसके पापा को कुछ हो गया है, वो उसके पास दौड़ता है और अपनी माँ से पूछता है कि क्या हुआ। रोते हुए स्कारलेट रे को बताती है कि उसके पापा बीमार हैं लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अपने पापा को गंभीर रूप से बीमार देखकर वो अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है और सोचता है कि उसने कभी किसी जिंदा चीज का इतना ऊंचा स्टेटस नहीं देखा, यहाँ तक कि जब वो एक ड्रैगन था। अचानक जेक कुछ बोलने की कोशिश करता है और बड़बड़ाता है कि परछाइयां सबको मार देंगी। तभी मेजस बताते हैं कि जेक को परछाइयों की बीमारी लगी है और उसे एक परछाई वाले जानवर ने हमला किया था जब वो एक मिशन के दौरान एक गांव वाले को बचा रहा था। ये सुनकर अपना लड़का सोचता है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वो हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये जानवर कब आए और उसकी लाल ड्रैगन के रूप में मरने के बाद दुनिया का क्या हुआ। जबकि उसकी माँ मेजस को जेक को घर वापस लाने के लिए शुक्रिया कहती है, मेज माफी मांगता है क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाए। रे ड्रैगन सिस्टम को देखता है और सोचता है कि शायद वो एक जादू से अपने पापा की मदद कर पाएगा। उसके बाद रे अपने पुराने हाई टियर स्पेल के बारे में सोचता है, जिसमें सभी तरह के श्राप और काले जादू को खत्म करने की क्षमता थी। लेकिन उसे नहीं पता कि वो स्पेल को दोबारा कैसे अनलॉक करे और सोचता है कि अगर उसे जादुई जानवरों को मारने के इनाम के रूप में वो स्पेल अनलॉक करना पड़ा, तो वो शायद एक हाई रैंक का जादुई जानवर होगा। उसे पता चलता है कि वो अभी कमजोर है और एक जादुई जानवर का सामना नहीं कर सकता। लाल बालों वाला लड़का फिर अपनी माँ की तरफ मुड़ता है और उसे पूछता है कि अगर वो एवरन नाइट एकेडमी ज्वाइन कर ले तो क्या वो और मजबूत हो पाएगा। स्कारलेट जो रो रही थी उसे बताती है कि ये वही जगह है जहाँ उसके पापा ने पढ़ाई की थी,
तो वो भी उनकी तरह एक मजबूत योद्धा बनेगा। ये सुनकर अपना लड़का बहुत उत्साहित हो जाता है और टेस्ट में टॉप करके एवरन एकेडमी का स्टूडेंट बनने का फैसला करता है ताकि वो जेक को बचाने का कोई तरीका ढूंढ सके। उसकी माँ भरे दिल से उसे गले लगाती है और कहती है कि उसे पर विश्वास है कि वो ये कर सकता है। अगले सीन में एक चर्च जैसी जगह दिखती है जहां लोग हुडेड क्लॉक पहने हुए हैं जो पुजारी लग रहे हैं। पुजारियों के बीच मास्टर एल्डर दूसरों को बताता है कि भविष्यवाणी हो चुकी है और इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जबकि दूसरे सोचते हैं कि ये क्या बदलाव हो सकता है। भविष्यवाणी रे के बारे में निकलती है। मास्टर एल्डर सोचता है कि क्या वो लड़का मुक्ति लाएगा या तबाही। भविष्य अभी तय होना बाकी है। उसके ठीक बाद एल्डर नाइट्स को आदेश देता है कि वो लड़के को जल्द से जल्द ढूंढे ताकि अगर वो मुक्ति लाए तो उसका रास्ता दिखाएं, लेकिन अगर वो तबाही लाए तो उसे नष्ट कर दें। अगला सीन में हमें एवरन नाइट एकेडमी के एग्जामिनेशन डे पर ले जाते हैं जहां हर कोई नाइट्स को देखने के लिए उत्साह से लाइन में खड़ा है। जैसे ही नाइट्स आते हैं हर कोई उनके लिए चिल्लाता है और वो नाइट डेल्बर्ट को देखते हैं जो बहुत आकर्षक है और लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जैसा सुना था वैसा ही है। लड़कियां उस पर दीवानी हो जाती हैं और उसे हैंडसम मानती हैं क्योंकि उन्हें साल में एक बार ही नाइट्स देखने को मिलते हैं और वो भी एग्जामिनेशन डे पर। और ज़्यादा चीयर्स और तालियों के साथ नाइट्स उस जगह पहुंचते हैं जहां कंपटीशन होगा और विनफ्रेड अपना परिचय एवियन एकेडमी के नाइट के रूप में देता है और बच्चों का स्वागत करता है। मशहूर सर डेल्बर्ट और सर बर्नार्डो का परिचय देने के बाद विनफ्रेड घोषणा करता है कि वो एग्जामिनेशन के प्रॉक्टर होंगे और साफ कर देता है कि अगर उन्हें एकेडमी ज्वाइन करनी है तो उन्हें अपना बेस्ट स्किल दिखाना होगा। तलवार वाले पुतले को पोजीशन में रखने के बाद विनफ्रेड कैंडिडेट्स को एक एक करके आगे आने का आदेश देता है। तभी पहला टेस्ट शुरू होता है और एक बच्चा आगे आता है। वो लकड़ी के पुतले को कमज़ोर समझता है और पूरे जोश के साथ उसे अपनी ताकत से हराने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि उसके माता पिता उसके लिए चीयर कर रहे हैं। जैसे ही वो पुतले पर हमला करता है वो पुतले से टकराकर दूर जा गिरता है क्योंकि पुतला उसे जोर से मारता है और लड़का 1 सेकंड से भी कम में टेस्ट फेल कर जाता है। जो माता पिता कुछ मिनट पहले अपने बेटे के लिए चेयर कर रहे थे वो चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इस झटके से संभलने का मौका नहीं मिलता। जबकि दूसरे कैंडिडेट को बुलाया जाता है। रे अपने विचारों में खोया हुआ है कि कैसे जेक ने उसे बताया था कि पुतला कैसे काम करता है और उसे लेवल 1 लकड़ी के पुतले को हराना है। लाल बालों वाला लड़का पुतले को देखता है और सोचता है कि वो हिलता नहीं है, लेकिन जिस तेजी से वो बचाव करता है और पलटवार करता है वो बड़ों के बराबर है। लेकिन अपना हीरो अपने विचारों से बाहर आता है जब उसे डेल्बर्ट और विनफ्रेड की आवाज़ें सुनाई देती हैं। पता चलता है कि वो उनकी बातें दूर से सुन सकता है, शायद इसलिए क्योंकि ज़्यादा बीस्ट क्रिस्टल मिलने से उसकी इंद्रियां तेज हो रही हैं। नाइट्स आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ आना समय की बर्बादी है, लेकिन उन्हें एल्डर के आदेश का पालन करना है। नाइट डेल्बर्ट अपना विचार रखता है कि नाइट को नोबल ब्लड से आना चाहिए क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो इन गंदे आम लोगों पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये सुनकर विनफ्रेड, जो डेल्बर्ट से ज़्यादा अच्छा आदमी लगता है, सोचता है कि वो कुछ ज़्यादा ही कठोर हो रहा है। डेल्बर्ट, जो पहले से ही परेशान है, और निराश हो जाता है जब कई राउंड्स के बाद एक भी सफल कैंडिडेट नहीं मिलता। तभी गैरी आता है और एग्जामिनेशन टेस्ट पास कर लेता है और सबको एक मुस्कान देता है। जैसे ही सर बर्नार्डो उसकी सफलता की घोषणा करते हैं, गांव वाले उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि उसमें कितनी क्षमता है। इस बीच राय गैरी के लिए शर्मिंदा होता है, सोचता है ये कर क्या रहा है। अपना लड़का सबका ध्यान का केंद्र बन जाता है क्योंकि वो अगला कैंडिडेट है जो स्टेज पर आने वाला है। विनफ्रेड और डेल्बर्ट दोनों अपना ध्यान रे की तरफ करते हैं, जानते हुए कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में उनके एल्डर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ गांव वाले उसके बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं कि वो श्रापित बच्चा है और सोचते हैं कि जेक के साथ जो हुआ वो उसके श्राप की वजह से हुआ। वो सोचते हैं कि उसके बाल खून जैसे लाल हैं और ये उनके लिए डरावना है। गांव वाले बड़बड़ाते रहते हैं, कहते हैं कि रे एक राक्षस है जो सिर्फ बदकिस्मती ला सकता है और नाइट नहीं बन सकता, और सोचते हैं कि ये एक मजाक है। लेकिन अपने बंदे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी टोपी उतारकर स्टेज पर चला जाता है। उसी पल बर्नार्डो कैंडिडेट को तैयार रहने के लिए कहता है क्योंकि टेस्ट 1 मिनट में शुरू होने वाला है। तभी डेल्बर्ट बर्नार्डो के पास जाता है और कहता है कि वो भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करता। उसके हिसाब से अगर भविष्यवाणियां सच है तो लाल बालों वाला लड़का किसी भी कीमत पर टेस्ट पास कर लेगा। उस लड़के को टेस्ट करने के लिए नाइट पुतले का लेवल 3 एक्टिवेट कर देता है, जबकि बर्नार्डो इसका विरोध करता है। एक झटके से पुतला बिजली की तेजी से हिलने लगता है और राय की तरफ बढ़ता है। रे को चेतावनी देने के लिए बर्नार्डो और विनफ्रेड उस पर चिल्लाते हैं कि रास्ते से हट जाओ वरना तुम मारे जाओगे, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता,
एक पल में रे अपनी तलवार से पुतले का सिर काट देता है। जैसे ही ये होता है जगह पर एकदम शांति छा जाती है, जबकि लकड़ी के पुतले का सिर जमीन पर गिरता है, जिससे नाइट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जबकि बर्नार्डो बोलने की हालत में नहीं था, विनफ्रेड गर्व से उसे रिजल्ट्स घोषित करने के लिए कहता है। नाइट फिर कैंडिडेट को टेस्ट पास करने पर बधाई देता है, जबकि स्कारलेट अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है। और गैरी को विश्वास नहीं हो रहा है। टेस्ट पास करने के बाद राय गांव छोड़कर नाइट्स के साथ चला जाता है और अपने पापा को अलविदा कहता है, जो बेहोश पड़े हैं। वो अपने पापा को चिंता न करने का आश्वासन देता है और वादा करता है कि वो अपने पापा को ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेगा। अपने पापा को देखते हुए राय भावुक हो जाता है और तभी स्कारलेट आती है। उसके हाथ में कुछ है और वो एक पेंडेंट निकालती है। उसकी माँ राय को पहनाती है, क्योंकि ये उसके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, इस उम्मीद से कि ये उसके लिए अच्छी किस्मत लाएगा। उसके बाद वो अपनी माँ को बताता है कि वो जा रहा है और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। स्कारलेट उसके लिए चिंतित लगती है और राय को अपना ख्याल रखने का निर्देश देती है। उसे आश्वासन देती है कि अगर वो कभी भी परेशान महसूस करे तो वो उसके लिए है। अपना लड़का अपनी माँ को फिर से आश्वासन देता है और घोषणा करता है कि वो अब एक आदमी बन गया है। तभी वो चला जाता है, जबकि स्कारलेट आंसू बहाती है। जब वो जगह पर पहुंचता है तो उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा जाता है, जहां दूसरा लड़का अंदर उसका इंतजार कर रहा था। सोचते हुए कि ये कौन हो सकता है, अपने बंदे को एहसास होता है कि ये गैरी है। एक दूसरे को देखते हुए वो दोनों शर्मिंदा लगते हैं, जबकि रे सोचता है कि क्या वो दोनों ही पास हुए हैं, और उनके बीच बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है जब वो निकलते हैं। रास्ते में गैरी आखिरकार हिम्मत जुटाकर लाल बालों वाले लड़के से माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसे मारा भी था। वो मानता है कि वो उस वक्त एक बेवकूफ़ था और माफ़ी के इशारे के रूप में झुकता है। अपना लड़का पहले तो हैरान रह जाता है, लेकिन फिर माफ़ी मान लेता है। सोचते हैं कि ठीक है, क्योंकि गैरी सिर्फ 5 साल का बच्चा है, और ये भी कहता है कि गैरी ने उसे बचाया भी था, तो अब उनके बीच हिसाब बराबर है। ये सुनकर सुनहरे बालों वाला लड़का 5 साल का होने पर कन्फ्यूज्ड हो जाता है और बताता है कि रे भी उसकी उम्र का है। इस बीच अपना लड़का थोड़ा घबरा जाता है और टॉपिक बदल देता है। वो एमी के बारे में पूछता है और सोचता है कि वो आज एग्जामिनेशन के लिए क्यों नहीं आई। ये सुनकर गैरी कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि वो रोलैंड मैजिक अकेडमी जा रही है। ऐसा लगता है कि राय ने ये नाम पहली बार सुना है और सोचता है कि एमी ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसमें जादू की क्षमता है। जब वो नाइट अकेडमी के रास्ते में होते हैं, अचानक उन्हें एक नाइट गाड़ी रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुनाई देता है और वो रुक जाती है।